तुर्बत से पंजगूर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सड़क सीधी और ट्रैफिक न होने के बराबर था, मगर शिकस्ता हाल सड़क मुसाफिरों को तेज रफ्तारी से रोक देती। रास्ते में जगह जगह पड़े हुए गड्ढे डाकुओं और लुटेरों के लिए नेमत थे। ये जगह मुल्क और खुसूसन शाहराए रेशम के उन हिस्सों में से थी जहां अब तक अमन कायम नहीं हो सका था। ये उस जंजीर का वाहिद कमजोर हिस्सा था जो इस मुल्क की इक्तिसादी तरक्की की गाड़ी को खींच सकती थी। बहरहाल ये सफर सुकून से तय हुआ और सब अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे में आकर अरशद भाई ने सैटेलाइट फोन निकाला। फोन निकाल कर बोले, हेडक्वार्टर, दिस इज सर्च पार्टी। आवाज आई, कंटिन्यू। बोले, स्टेटस बताओ। आवाज आई, सर स्टेटस ये है कि हमारी एक गाड़ी आपके पीछे है, उसके बाद बहुत दूर एक गाड़ी है जो यकीनन किसी और की है, और उसके पीछे एक और हमारी गाड़ी है। यूं ही चलते चलते वो आपके पीछे आया है। अरशद भाई ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो जान चुका है कि उसके पीछे भी कोई गाड़ी है? आवाज आई, जी सर, ऐसा ही है, क्योंकि आज हम रात को उसके ठिकाने का पता लगने तक उसका पीछा करना चाहते थे, मगर वो आप लोगों के पंजगूर होटल पहुंचने पर गाड़ी की लाइटें बंद करके बर्क रफ्तारी के साथ फरार हो गया। अरशद भाई ने कहा, ओ, इसका मतलब है वो कल किसी और इंतजाम के साथ आएगा, होशियार रहना। आवाज आई, आप बेफिक्र रहें। अरशद भाई ने कहा, मगर आज हमारी सिक्योरिटी कार पर हमला नहीं हुआ हमेशा की तरह, क्यों? आवाज आई, सर ख्याल ये है कि वो अपने पीछे गाड़ी देखकर इरादा तब्दील कर गया। अरशद भाई बोले, सही कहते हो, ऐसा करो, कल हम उसको सरप्राइज देंगे। कल हमारी सिक्योरिटी की गाड़ी हमारे साथ आते आते रुक कर पीछे चलने लगेगी और पिछली वाली अपनी रफ्तार तेज कर देगी। याद रखो, उसकी गाड़ी को नाकारा करके उसे जिंदा पकड़ना है। आवाज आई, सर समझे, हो गया। अरशद भाई ने कहा, ध्यान से, अगर वो जान गया है कि उसके पीछे भी कोई गाड़ी है तो वो कोई इंतजाम करेगा। बहुत देखभाल कर, जब उसे अकेला पाओ तब हमला करना। आवाज आई, जी सर। बोले, ओवर एंड आउट। आलिया ने अली की रिपोर्ट के चंद सफ़े उलटते हुए कहा, तुम्हारी तहरीरें लगता है कि बीच से शुरू होकर बीच में खत्म हो जाती हैं। यानी मेरा मतलब है कि शुरू से पढ़कर भी यूं लगता है जैसे कोई बात बहुत देर से हो रही थी, जिसके बीच से तुमने कोई बात शुरू कर दी और अपनी से कहकर गुफ्तगू करने वालों को मगन छोड़कर चले गए। अली ने कहा, मजा आया आपकी बात सुनकर। वह बोली, तबसरा नहीं करोगे? अली ने कहा, कुछ तबसरे अगर समझे न जाएं तो दुख होता है। वो बोली, शायर साहब कुछ तो कहें। अली ने कहा, आपने कभी कोई ऐसी पेंटिंग देखी है जिसमें शाख एक सफ़े के किनारे से शुरू होती है, सफ़े के बीच में एक नन्हा सा फूल हंसता है और उसी नाजुक सी शाख के नीचे एक झूला लटक रहा होता है? बोली, हाँ अक्सर, और एक कसक सी होती है कि पीछे क्या है। अली ने कहा, बस यही कसक उस पेंटिंग का हुस्न बढ़ा देती है। दरख्त अगर पूरा बना दिया जाए तो लोग किसी की बेवकूफ़ी का जिक्र कर सकते हैं कि झूले के लिए फूल वाली एक नाजुक सी शाख क्यों मुंतखब की गई। अली ये कहकर रुक गया। वो बोली, वाह, बात तो ठीक है। अली ने कहा, फिर लोग ये भूल जाते हैं कि इस झूले पर घंटों बैठकर नज़में पढ़ने वाली नन्ही सी परी इतना सोच लेती तो इस पेंटिंग की मासूमियत मिट जाती। वो ये भूल जाते हैं कि इस कसक के अंदर छुपी कहानियां ही तो इस पेंटिंग का हुस्न है। अब देखने वाला अपने बचपन के ख्वाबों के मुताबिक उस शाख के पीछे जो चाहे लगा दे। अचानक अरशद भाई ने 3 दफा ऐसे ब्रेक लगाकर स्पीड बढ़ाई जैसे किसी को इशारा कर रहे हों। ये सब अभी पंजगूर से 35 किलोमीटर आगे एक सरदार के महल की तरफ जा रहे थे। ये टीम अब एक गाड़ी और 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग अलग सुबह ही पंजगूर के सरदार से मिलने निकल गए थे और अली के पूछने पर अरशद भाई कोई हौसला अफजा बात नहीं बता सके थे। वली एक पंप पर रुका और कच्चा पेट्रोल गाड़ी में रखे एक ड्रम में भरवाने लगा। काफी देर से उसे कोई सिग्नल अब मजीद नहीं मिला था, जो कि एक परेशानी वाली बात थी। यहाँ पेट्रोल पंप का तस्वुर ऐसा नहीं था जैसे मुल्क के बाकी शहरों में होता है। किसी भी तनूर वाले, पंक्चर वाले या पान छालिया वालों के पास नीले पीले ड्रम नजर आएंगे तो समझें कि वो आपका जन्नत नजीर पेट्रोल पंप है। यहाँ इन इलाकों में पानी उतनी ही मिकदार में नहीं मिलता जितनी मिकदार में पेट्रोल मिलता है। हर दिन लाखों बैरल पेट्रोल एक पड़ोसी मुल्क की सरहद से इस तरह आ जाता है जैसे उसको सहरा की छिपकलियां अपने पेट में भरकर लाती हूँ। सच तो यह है कि सरहद के मुहाफिजों को ऐसे ट्रकों से अल्लाह वास्ते की मोहब्बत थी। वली गाड़ी की टंकी फुल करवा कर उसी दुकान पर बैठ गया। अचानक वली के सामने से अरशद भाई की गाड़ी गुजरी और उसके बाद काफी इंतजार करने पर भी और गाड़ी नहीं गुजरी। थोड़ी देर तक वली सोचता रहा। अचानक एक ख्याल उसके जहन में उभरा। उसने झटपट पंप वाले को पैसे दिए और तेज रफ्तारी के साथ वापसी के लिए रवाना हो गया। अरशद भाई की सिक्योरिटी की गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी काफी देर से इस कोशिश में थी कि उससे भी पीछे वाली गाड़ी को किसी मुनासिब जगह रोक लिया जाए।
पंजगूर की सड़क का यह हिस्सा वो वाहिद हिस्सा था जो कई बरस से बन रहा था। जगह जगह गड्ढे थे और रफ्तार धीमी हो जाती थी, इसलिए अब गाड़ी को यकीन हो चला था कि दोनों गाड़ियां उसके बारे में जान चुकी हैं, मगर उसको परवाह नहीं थी। उसका काम तो यही था कि मौका पाते ही पहले पिछली और फिर अगली गाड़ी को ठिकाने लगा दे। अचानक उसकी तवक्को के बरक्स आगे जाने वाली गाड़ी ने मुकम्मल ब्रेक लगा दिए। उसने काफी फासले पर गाड़ी रोक ली और अकबी शीशे से पीछे देखा तो पीछे आने वाली गाड़ी अपनी रफ्तार काफी तेज कर चुकी थी। सड़क के दोनों अतराफ पहाड़ियां थीं और पहाड़ियों के दरमियान चौड़ी चौड़ी आबी गुजरगाहें बनी हुई थीं। गाड़ी वाले ने कुछ देर सोचा और इससे पहले कि आगे और पीछे वाली गाड़ी उसके करीब पहुंचती, उसने अपनी गाड़ी दाहिनी जानिब एक आबी गुजरगाह में उतार दी। जहां तक गाड़ी चल सकी वो उसे चलाता गया। उसने पीछे देखा कि वो गाड़ियां अब उसी रास्ते पर आ रही थीं। एक मकाम पर आकर वो गुजरगाह बिल्कुल ही तंग हो गई। उसने डैशबोर्ड से 9mm निकाली और गुजरगाहों में दौड़ना शुरू हो गया। हालात गैर यकीनी थे। उसके अंदाजे के मुताबिक आगे वाली गाड़ी में 2 और पीछे वाली गाड़ी में 1 फर्द था। 3-3 को चकमा देना, और वो भी ऐसे मकाम पर जहां न कोई घर था और ना ही झाड़ियां, अब उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। अचानक कुछ सोचकर उसने अपना रुख वापस सड़क की जानिब मोड़ लिया। सड़क से कुछ फासले पर ही उसको बंदूक पर तार 3 नकाबपोशों ने देख लिया। नकाबपोशों में से एक ने गुर्रा कर कहा, खबरदार, आगे बढ़े तो गोली मार देंगे, वहीं ठहर जाओ और हथियार डाल दो। ड्राइवर रुक गया और बंदूक उसने जमीन पर फेंक दी। फिर शोख लहजे में कहा, अब आगे क्या करना है, जल्दी से बता दो। उसी नकाबपोश ने गुर्रा कर कहा, चुपचाप गाड़ी की तरफ चल पड़ो। ड्राइवर बाकी नकाबपोशों से मुखातिब होते हुए बोला, आप लोग क्या चुप ही रहते हैं? दूसरा नकाबपोश गुर्राया, इससे पहले कि तुम्हारे पैर में गोली मार दें, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। ड्राइवर ने कुछ सोचकर सर हिलाया और फिर वो लोग सड़क की तरफ रवाना हुए। रास्ते में ड्राइवर ने देखा कि 2 गाड़ियां जो यकीनन वही थीं जिनसे बचकर वो आया था, वो उस आबी गुजरगाह में फंसी खड़ी थीं। ड्राइवर फिर बोला, क्यों ना इनमें से किसी में चलें, लंबा रास्ता है। तीसरे नकाबपोश ने उसकी कमर पर राइफल का बट मारते हुए कहा, फंस गई हैं तुम्हारी वजह से। ड्राइवर बस तीसरे की आवाज ही सुनना चाहता था। वो मुतमईन हो गया। ये इत्मीनान भी उसे हो गया था कि फिलहाल नकाबपोशों का मकसद उसे जान से मारना नहीं, वरना इस आबी गुजरगाह पर उसे मारना ज्यादा आसान था। सड़क से कुछ दूर पहुंचकर वो रुक गए। सामने एक सिंगल कैबिन खड़ी थी। पहला नकाबपोश बोला, ये किसकी गाड़ी है? दूसरे ने कहा, मालूम नहीं, और वो लोग चट्टान की ओट में छुपने लगे। एक नकाबपोश ने चट्टान की तरफ जाते हुए परेशानी से पूछा, ट्रक कब पहुंचेगा? तीसरा बोला, बस आने ही वाला है। हिमाकत हो गई, हम में से किसी को सड़क पर ही रुकना था। अचानक उन पर गोलियों की बौछार हो गई। कुछ ही लम्हों में उन तीनों के पांव जख्मी थे। ड्राइवर ने झपट कर तीनों का असलहा छीन लिया। दिलचस्प बात यह थी कि गोलियां चलने की आवाज तक नहीं आई। थोड़ी देर में वली दौड़ता हुआ आया। उसने ड्राइवर से पूछा, सर आप ठीक हैं? ड्राइवर सताइशी लहजे में बोला, वली तुम बहादुर तो थे ही, अब अक्लमंद भी हो गए हो। वो बोला, शुक्रिया सर, अब इनका क्या करें? ड्राइवर ने कहा, मैं फोन करता हूँ, मेरी गाड़ी अंदर है, उसमें रस्सी है, इनको बांध कर हम गाड़ी में छोड़ जाएंगे, इनको यहाँ से कोई ले जाएगा। वली ने कहा, सर मैं ले जाता हूँ। ड्राइवर बोला, नहीं, अभी कोई मुझे लेने ट्रक आ रहा है। वली ने जोश से पूछा, ओ तो सर उसको भी पकड़ना है? ड्राइवर बोला, नहीं अहमक, तुम इनमें से एक नकाबपोश का नकाब पहन लो और मुझे उन ट्रक वालों के हवाले कर देना, और फिर ट्रक का ताकुब करते रहना। पिछली गाड़ियों से जिनको पकड़ा है वो बहुत जूनियर थे, कुछ मालूम नहीं था। अब एक मौका मिला है, ये लोग जहां से भी आते हैं ये मुझे खुद वहां ले जाएंगे, फिर देखते हैं। वली परेशानी से बोला, सर ये बहुत रिस्क वाली बात है। ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, और रिस्क ही हमें लेने होते हैं। नकाबपोश तकलीफ की वजह से बेहोश हो गए थे। वली ने एक नकाबपोश के चेहरे से नकाब उतारा तो उसकी चीख निकल गई। उसने हैरत से कहा, उफ, ये तो शाहिद है। ड्राइवर बोला, तो तुम क्या समझे थे? ये इसलिए अपने इगवा का ड्रामा करवा रहा था ताकि छुपकर मुझे ढूंढ सके। वली के मुंह से निकला, खिंजीर का बच्चा। फिर उसने एक एक करके तीनों को ड्राइवर की गाड़ी में ठूंस दिया। बोला, सर अगर वो जान गए कि मैं वो नकाबपोश नहीं हूं तो क्या होगा? ड्राइवर बोला, बस ट्रक आए तो आगे बढ़कर मुझे उतरने वालों के हवाले करके ट्रक में बिठा देना। मेरा ख्याल है कि ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते, मगर फिर भी खेल बिगड़ जाए तो राइफल तो है तुम्हारे पास। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रक आया और नकाबपोश वली को सलाम करके चला गया। पंजगूर के पास जिससे मुलाकात थी वो निस्बतन खामोश मिजाज था। अली ने महसूस किया कि वो बात सीधी सीधी कह देता था। उससे बातें कम हुई लेकिन देर ज्यादा लगी। आखिर में अली ने पूछा, आप क्या समझते हैं ये सड़क आज तक क्यों नहीं बनी? सरदार सर्द लहजे में बोला,
क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सड़क हमने तोड़ी है? अली ने कहा, नहीं नहीं, मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जिन लोगों को, यानी सहाफ़ियों को, लोगों का नजरिया सादा अल्फाज में दूसरों तक पहुँचाना था, वो अपना ही नजरिया उल्टा लोगों पर थोपने लगे हैं। मैं सिर्फ आपका नजरिया पूछने आया हूँ। आलिया ने सवाल में इजाफा किया, बोली, क्या आप नहीं चाहते कि ये सड़क बने? शायद अली आपसे ये पूछना चाहते थे। सरदार ने कहा, मिसाल के तौर पर अगर हम नहीं चाहते कि ये सड़क बने तो क्या ये नहीं बनेगी? आलिया ने कहा, अगर आप नहीं चाहते और लोगों की अक्सरियत भी नहीं चाहती तो शायद ये ना बनाना ही दुरुस्त है। सरदार ने रोब से कहा, तो सुने, हमने ही तोड़ी है और फिर तोड़ेंगे। अली ने कहा, क्या ये सवाल मुनासिब होगा कि क्यों? वो बोला, जरूर पूछें, मगर पहले ये समझ लें कि हर एक का नजरिया मुख्तलिफ होता है। अली ने कहा, जी जी कहते रहिए, और उसका कलम चल पड़ा। सरदार ने कहा, लोग कहते हैं कि सड़कें तरक्की लाती हैं, मगर ये अधूरी बात है। सड़क तरक्की लाती है मगर अपने दोनों कोनों पर, बीच में बस धुआं और शोर ही रह जाता है। मैं गवादर हूं ना कोयटा। ये कहकर सरदार चुप हो गया। आलिया ने पूछा, इसका एक मतलब ये भी तो हुआ कि आपको इसका न तो नुकसान हुआ न फायदा? सरदार ने कहा, ऊंची इमारतें देखकर आपके ख्याल में झुग्गी में रहने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। वो बोली, दुरुस्त कहा आपने, मगर बदले में कोई मुतालिबा भी तो किया जा सकता है। सरदार ने कहा, मुतालिबात यहाँ कुछ अरसे के बाद शिकवे बन जाते हैं, और शिकवे कुछ अरसे के बाद जख्म, और फिर वो जख्म कुछ अरसे के बाद ऐसा बदनुमा दाग छोड़ जाता है जो उम्र भर नहीं भरता। अली ने पूछा, तो क्या जख्म दाग बन चुके हैं? वो मुंह फेरता हुआ बोला, शायद। अली ने कहा, इस शायद में एक उम्मीद की किरण है। ये सबसे हौसला अफजा बात है। काश इस आखिरी मौके पर कोई मसीहा आ जाए। ये कहकर वो उठ गए। अरशद भाई ने पूछा, यहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं आता, आप लोग राब्ता कैसे करते हैं? सरदार का भाई जो साथ बैठा था बोला, लैंडलाइन से। आप मेरे साथ आ जाएं। वो अरशद भाई को अपने साथ ले गया। अरशद भाई वापस आए तो उनके चेहरे पर एक गैर मामूली तब्दीली थी। अब सबका रुख बेला की तरफ था। ड्राइवर ट्रक के अंदर बंद था। उसने स्लिप नॉट बंधवाई थी जो जरा से झटके से खोली जा सकती थी, मगर दूर से देखने में वो एक मजबूत गिराह लगती थी। उसके चेहरे को ढांप दिया गया था और ट्रक किसी नामालूम समत जा रहा था। शाम होने को थी और 3-4 घंटे तवील मुसाफत के बाद भी ट्रक कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक ड्राइवर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भाई साहब, भाई साहब। किसी नामालूम शख्स ने उसे ठोकर मारी। क्यों चिल्ला रहे हो? ड्राइवर ने कराहते हुए कहा, यार घंटों गुजर गए, चाय ही पिला दो। वो शख्स शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हें अच्छी सी चाय मिलेगी, जरा हेडक्वार्टर तो आने दो। ड्राइवर बोला, आखिर ये हेडक्वार्टर है कहाँ? इतनी देर में तो दूसरा मुल्क आ जाता है। उसी शख्स ने फिर ठोकर मारी। बोला, खामोश रहो। ड्राइवर ने दर्द से कराहते हुए कहा, अरे क्या आदमी हो यार, अकेले बैठे हो, कुछ बातें ही कर लो। एक और आवाज आई, तुम्हारा बाप अकेला होगा यहाँ। एक और ठोकर पड़ी और इतनी ठोकरें खाने का मकसद वसूल हो गया। ड्राइवर ने सोचा, तो ये 2 हैं। अब वो कुछ परेशान भी था। उसका अंदाजा था कि जैसे ट्रक चंद लम्हों में आ गया था, उसी तरह वापस भी आसपास कहीं जाएगा, मगर ये तो कहीं और ही जा रहा था। आसपास ही कहीं जाता तो वली को मजीद मदद बुलाकर उसे निकालने में आसानी होती, मगर अब ये मुमकिन नहीं लग रहा था। इसलिए ड्राइवर ने सोचा कि अब यहाँ से निकल जाना ही मुनासिब है। ड्राइवर ने फिर आवाज दी, बाप तक कौन पहुंचा था? जान से मार दूंगा। दूर से एक आवाज आई, इसका मुंह बंद करो जीतू, वरना ये जिंदा नहीं रहेगा हेडक्वार्टर पहुंचने तक। और इसी आवाज से ड्राइवर ने अंदाजा लगा लिया कि वो कहाँ बैठा था। जीतू की आवाज आई, वलीद तुम बोलने दो इसे। अब ड्राइवर समतों का अंदाजा लगा चुका था और ये इत्मीनान भी कर चुका था कि ट्रक के पिछले हिस्से में बस 2 ही लोग हैं। एक झटके से उसने अपने आप को रस्सियों से आजाद किया और आनन फानन निकाब उतार कर दोनों पर पिल पड़ा। 2-4 घूंसों में ही दोनों बेहोश हो चुके थे। ड्राइवर ने बंदूकें अपने कब्जे में की। अचानक ड्राइवर वाली साइड की खिड़की खुली और आवाज आई, क्या हुआ जीतू, क्या तमाशा है? जीतू बेचारा क्या बताता। ड्राइवर ने पूछने वाले की कनपटी पर गन रख दी। बोला, प्यारे भाई जरा ट्रक रोक दो। जैसे ही ट्रक रुका उसने बंदूक का दस्ता ट्रक ड्राइवर के सर पर मार कर उसे बेहोश कर दिया। फिर तीनों पर एक तफसीली निगाह डालकर नीचे उतरा और वली का इंतजार करने लगा। उसे यह भी डर था कि ट्रक में मौजूद कोई ट्रैकर ये निशानदही न कर रहा हो कि ट्रक रुक चुका है। एहतियातन उसने अपना मोबाइल वली के पास छोड़ दिया था, वरना वो उसमें देखकर ये अंदाजा जरूर कर लेता कि वो इस वक्त कहाँ है। अचानक उसे बहुत दूर से गाड़ियों की आवाज आई। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो एक गाड़ी की नहीं 2 गाड़ियों की आवाजें हैं। वो निहायत फुर्ती के साथ सड़क किनारे टीले पर चढ़ता चला गया और एक मुनासिब जगह पर लेट गया।
जैसे जैसे गाड़ियां करीब आती गईं, उसकी गिरफ्त बंदूक के दस्ते पर मजबूत से मजबूत होती गई। दोनों गाड़ियां ट्रक के करीब आकर रुक गईं। गाड़ियों में से उतरने वालों पर नजर पड़ते ही वो मुतमईन हो गया। एक गाड़ी में वली बैठा था और दूसरी गाड़ी में भी उसके जूनियर थे। वली छलांग लगाकर ट्रक पर चढ़ गया और वहां उसको न पाकर आसपास देखने लगा। ड्राइवर टीले से नीचे उतरा। वली बोला, ओ आप, शुक्र है आप उतर गए। ये कमबख्त तो बेला की तरफ जा रहे थे। ड्राइवर बोला, हाँ मेरा भी यही अंदाजा था। इन दोनों को तुमने बुलाया है? वो बोला, सर हम जैसे ही पंजगूर से गुजर गए तो मेरे दिल में खदशा पैदा हुआ और मैंने फौरन मदद तलब कर ली। ड्राइवर ने कहा, अब इन तीनों को बांधो। और हाँ, ड्राइवर अपने जूनियर्स की तरफ मुड़ा, इन तीनों से पूछो कि ये किस लोकेशन पर जा रहे थे। मैं और वली बेला जा रहे हैं, वहीं रुकेंगे। सुबह से पहले या तो इनसे सब कुछ उगलवा लेना या फिर इन्हें कुछ भी बोलने के काबिल न छोड़ना। मेरा ख्याल है कि वलीद से ज्यादा जीतू जानता है, जबकि ट्रक ड्राइवर इन सब का सीनियर है। ये कहकर ड्राइवर और वली की गाड़ी में बैठ गए और बेला की तरफ चल पड़े। खेल बिगड़ चुका था, लेकिन समतों का तायुन और रास्ता बहुत कुछ बता रहा था। कभी कभी बहुत चालाक दुश्मन को चालाकी से नहीं पकड़ा जा सकता। ऐसी सूरत में उसे बौखलाहट में मुब्तला कर देना चाहिए। शिकस्त मजबूत से मजबूत जहन वाले को परेशान कर देती है। ये सोचकर ड्राइवर मुतमईन हो गया। उसको अंदाजा था कि वली का जख्म फोड़े की तरह दुख रहा होगा, मगर उसके चेहरे पर दर्द का शायबा तक न था। पंजगूर से बेला जाती हुई सड़क भूरी, सुर्ख और सुरमई चट्टानों से गुजरती हुई जाती थी। दूर दूर तक जिंदगी के कोई आसार दिखाई नहीं देते थे। इक्का दुक्का गुजरते हुए जानवर उनकी गाड़ी को ऐसे देखते थे जैसे कोई खलाई मखलूक आसमान से उतर आई हो।